बेटों ने बूढ़े बाप को पागल खाने भेजा। बेटी को खबर मिली तो उसने अपने भाइयों को ऐसा सबक सिखाया कि उनके होश ठिकाने आ गए। अपने पिता से बंटवारे में सुई तक का हिसाब करने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया। तीन तीन बेटे होने के बाद भी लाला प्रभुनाथ और उनकी पत्नी को खुद ही खाना बनाना पड़ता था। पैसों की कमी कोई नहीं थी। तीन बेटों को जन्म देने के बाद भी इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सकें। कमी थी तो बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था। सुबह सुबह प्रभुनाथ और उनकी पत्नी मंदिर चले जाते। दोपहर में मंदिर के पट बंद होने को होता तब घर वापस आते। बाहर से 1 और 2 बजे तक बुढ़िया खाना पीना और चौका बर्तन निपटाती। 4 बजे तक आराम करते और फिर 4 बजे से 7 बजे तक मंदिर में जाकर बैठ जाते। प्रभुनाथ हमेशा अपनी पत्नी को कहता, भले ही तू मुझसे 1 दिन पहले मरे पर तू ही मरना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया तो ये तेरी औलादें तेरी बहुत ही बुरी दशा कर देंगी। वो मंदिर में पूजा नहीं करते, बस एक दूसरे घर गृहस्थी से बात करते। उनके 3 बेटे और उन 3 बेटों की 4-4 औलादें थीं, पर प्रभुनाथ के लिए वो सब बेकार ही थे। एक दिन बूढ़ा रात को सोई तो फिर उठ ना सकी। प्रभुनाथ ने बहुत आवाज़ें लगाई, तब तीनों बहू बेटे नीचे उतरे। प्रभुनाथ ने कहा, तुम लोगों की अम्मा ना रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 की तो हो गई थी। इस उम्र में भी ना जाती तो कब जाती। प्रभुनाथ ने बेटे बहुओं से कहा, अरे रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है, पर तुम किसी की आंखों में आंसू नहीं हैं। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहाँ से रो लें, हमसे जबरदस्ती तो ना रोया जाएगा। प्रभुनाथ ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे, अभी तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार पर माँ को रोने वाला एक भी नहीं। प्रभुनाथ जी ही दुखी होकर खूब रोया। उनके रोने पर पोते पोतियों सहित बहू बेटों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में प्रभुनाथ जी ने खूब ब्राह्मण को भोज करवाया और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने 1 पैसा भी ना खर्च किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब अम्मा पे लुटा दोगे तो कुछ अपने मरने के बाद का इंतजाम करके रखो। हम लोगों के पास इतना ना है कि आपके मरने पर लुटा सकें। प्रभु कुछ ना बोला, चुपचाप सुनता रहा। 3 दिन भी ना बीते थे कि प्रभु भी ना रहे। 3 दिन अपने कमरे में मरे पड़े रहे, पर किसी को पता ना चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनके कमरे में ही ना जाता। बुढ़िया के मरने के बाद प्रभुनाथ जी से किसी एक गिलास पानी तक भी ना पूछा। मंदिर का पंडित एक दिन दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तो बहुत तेज बदबू आई। तब पंडित ने कहा, लगता है इनको मरे 3-4 दिन हो गए। पूरे शहर में पंडित ने ढिंढोरा पीट दिया कि प्रभुनाथ जी 3 दिन मरे पड़े रहे। बेटे बहुओं ने देखा तक नहीं। प्रभुनाथ जी शरीर से भारी थे, दूसरा उनके कमरे में बहुत बदबू आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं था। सभी परिवार के लोग अपना अपना मुंह रुमाल से ढककर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हो क्या, बता नहीं सकते थे कि मरने जा रहा हूँ। तभी सड़क पर नगर पालिका का जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, जरा सरवन पिताजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट। सरवर ने कहा, साहब बहुत बदबू आ रही है, कमरे से मैं 1000 रुपये लूँगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बना बनाकर अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। प्रभुनाथ का बड़ा नाम था शहर में, बड़े आदमी जो थे, इसलिए पूरा शहर ही कुछ देर में उमड़ पड़ा।
बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी। अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक बड़ी रस्सी को फंदा बनाकर प्रभुनाथ जी कुर्सी में फंसा दिया। उस फंदे ने कुर्सी के साथ साथ प्रभुनाथ के शरीर को भी जकड़ लिया था। अब आसानी से तीनों लड़के और प्रभुनाथ के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए। इसी बीच प्रभुनाथ की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में घुसकर छिड़काव करने लगीं। उसी के साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों ने मिलकर लूट खचोट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम था, साथ में 4.5 लाख नगद भी निकल आए। तीनों लोग धक्का मुक्की कर रही थी कि बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे, धक्का मार और अपने कब्जे से सारा सामान ले। धक्का मारने में जेवर और 4.5 लाख जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह प्रभुनाथ ने मलमूत्र त्याग रखा था। शायद वो कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। नोटों में गंदगी लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की। जिसके हिस्से में जो आया बटोर लिया। आंगन में प्रभुनाथ को कुर्सी से नीचे पटक दिया। फिर बॉडी परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर कर बैठ गया। बाहर तक आवाज़ चली जाए इसलिए तीनों औरतें घूंघट की आड़ में चीखने लगीं। अरे पिताजी, कुछ दिन तो सेवा करा लेते बहुओं से, इतनी भी क्या जल्दी थी? अभी तो अम्मा जी को 1 महीना भी नहीं हुआ। पिताजी, अरे पिताजी, अभी तो अम्मा जी ठीक से पहुंच भी ना पाई होंगी, अभी तो रास्ते में ही होंगी और अब आप भी चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोचिए तो आप क्या बोल रही हैं। बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर आता देख पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपना धन खर्च किया। 13वीं में भी सिर्फ लकीर पीटी गई। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिता द्वारा दिया गया व्यापार बड़े जोर शोर से निकल पड़ा था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटे और एक बेटी की शादी बड़े बड़े खानदानों में करी थी। प्रभुनाथ के 2 छोटे बेटे विदेशों में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। वो कभी कभी आते भारत तो बड़े भाई के यहाँ ना रुककर होटलों में रुकते थे। आपसी मतभेद तो था ही, पर दिलों में समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। एक तो छोटे भाइयों ने अपना आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों की शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना हुआ था। प्रभुनाथ का बड़ा बेटा बहू भी अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल रखा था। आलोक, प्रभुनाथ का बड़ा बेटा, अब बीमार रहने लगा तो बेटे आपस में झगड़ने लगे तो आलोक ने तीनों का बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रखा कि कभी कभी बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से ना मांगना पड़े। आलोक का बहुत बड़ा घर था, उसी में तीनों बेटे और खुद पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी आलोक के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर घर अपने नाम कर लिया था। किसी बात को लेकर आलोक के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली थी। शुरू में आलोक और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि आलोक और उसकी पत्नी को बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा, लेकिन वहाँ भी अधिक दिन उनकी खातिर नहीं हो पाई तो अब बड़े का ही सहारा बचा था। तो वो दोनों बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलने फिरने में जब आलोक और उसकी पत्नी असमर्थ हो गए तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कभी प्रभुनाथ रहा करते थे।
कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने नीचे आती थी। बाद में ये काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता था तब आलोक और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बहू खुद कभी भी खाना देने नहीं जाती थी, बल्कि घर में एक पालतू बिल्ली थी, काफ़ी समझदार। उसके गले में टिफ़िन टांग देती तो वो बिल्ली आलोक के कमरे में टिफ़िन पहुंचा देती थी। जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक बिल्ली वहीं बैठी रहती। जूठा टिफ़िन जब तक आलोक की पत्नी बिल्ली के गले में नहीं टांगती तब तक वो एकटक उनको देखती रहती। आलोक और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि बिल्ली हम लोगों का भोजन लेकर आती है, बहू बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बेटा गुस्से से बोला, मम्मी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात किया करो। वो बिल्ली नहीं है, मेरी बेटी जैसी है। हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हम उसे बेटी जैसा मानते हैं। आज के बाद कभी उसको बिल्ली नहीं कहना। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसा ही दामाद बिटोला लाएंगे और उसका विवाह करेंगे। इसलिए वो बिल्ली नहीं, अपनी पोती समझिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि बिल्ली नहीं, आपकी पोती आपकी सेवा कर रही है। इतना हड़काने के बाद वो ऊपर चला गया। आलोक की पत्नी ने दोनों हाथ से माथा पीटते हुए कहा, करम फूट गए हमारे। अब यही दिन देखने को रह गया था कि बिल्ली को पोती समझे। आलोक ने अपने बेटे बहू के बारे में जब अपनी बेटी को फ़ोन करके बताया तो वो बहुत दुखी हुई। पर बेटी की मजबूरी ये थी कि वो स्वयं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वो अपने माता पिता से अक्सर मिलने आया जाया करती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों ही आलोक से मिलने आ गए। जैसे ही वो कमरे में घुसी तो उनको अजीब सी गंध आई। पापा जी, ये कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से? बेटी, बिल्ली ने गंदगी कर रखी है 3 दिन से। पर तेरे भाई भाभी ध्यान ही नहीं देते। तेरी माँ ना जाने कितनी बार कह चुकी, पर ये लोग सुनते ही नहीं। मैं जरा भी खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं। तेरी माँ की सांस फूलती है, इसलिए ये भी नहीं ऊपर जा सकती। तभी गले में टिफ़िन लटकाए बिल्ली कमरे में आई। आलोक ने उसके गले से टिफ़िन निकालकर एक तरफ रख दिया। बिल्ली सपना आलोक की बेटी के पास आ गई। तब तक दुम हिलाकर सपना का स्वागत करती रही, जब तक सपना ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको सहला ना दिया। आलोक ने बताया, बस इसी तरह रोज़ हम लोगों का खाना आता है। अब जब तक हम लोग खाना खाकर टिफ़िन इसके गले में नहीं डाल देते तब तक ये यहाँ बैठी रहेगी। बेटी का कलेजा बैठ गया। ये सुनकर दिल भी खूब रोया, पर आंखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता को तकलीफ ना हो। सपना ने बिल्ली से कहा, जा भाभी को बुला कर ला। सपना की बात सुनकर वो सरपट ऊपर भागी और थोड़ी ही देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटती हुई आलोक के कमरे में ले आई। अपनी ननद को अचानक देख उसके होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी आप, और ननद के पैर छूने लगी। बस करो भाभी, ये झूठा दिखावा ना करो तो ही बेहतर होगा। सपना ने अपनी भाभी को हड़काते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को बिल्ली ही खाना पहुंचाती है? थोड़ी बहुत तुमने शर्म है या बेचकर खा गई? सारी सरमाए हया इस कमरे में बिल्ली की गंदगी की इतनी बदबू आ रही है। जरा बैठकर देखो 5 मिनट इस कमरे में। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं होता मुझे, तुम अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान ना करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो तो तुम्हें कैसा फील होगा? वो अपनी ननद की बातों को बहुत देर बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर आ रहा है तो कमरा छोड़कर भागने लगी।
तभी बिल्ली ने उसके कुर्ते को अपने मुंह में दबाकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो सपना से कह रही हो कि इसकी और 4 बातें सुनाओ, लेकिन वो अपना कुर्ता छोड़ाकर वहां से चली गई। अपने पति को 3 की 13 लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफ़ी बहस हुई, पर नतीजा ये हुआ कि भाई ने धक्का मार के बहन को घर से निकाल दिया। आलोक ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी सब कुछ बेटी को देकर ये कहा कि अपने ससुराल के नज़दीक कोई किराए का मकान देख ले, हम लोग वहीं रह लेंगे। ये सब देख सुनकर आलोक का बेटा बोला, अभी के अभी निकलिए यहाँ से। आलोक ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी का अभी मेरे घर से। ये घर आज भी मेरा है। जो मेरी और पत्नी की देखरेख करेगा ये घर उसी का होगा। इतना शोर सुनकर आलोक के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। सबसे छोटा बेटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा दादी की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया था। बेचारों की अर्थी तक उठाने में चंदा लिया था तुम तीनों भाइयों ने, और हम लोगों से उम्मीद करते हो कि हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद सपना ने सारा जेवर और पैसा पिता के ऊपर फेंक दिया। सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरा देख, जो कि बिल्ली की गंदगी में भी मिल गया था, आलोक के तीनों बहुएं और बेटे उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों ने खूब घमासान हुआ। बिल्ली की गंदगी सबके कपड़ों और मुंह पर लग गई थी। तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से कह रही थी, धक्का मार धक्का मार धक्का मार। बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं कर आफत कर दी। सपना रोते हुए वापस चली गई। जिसको जो रुपया जेवर मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर बिल्ली की गंदगी लगी थी और नाखून के खरोच के निशान सबके चेहरों पर साफ नजर आ रहे थे। अब तक बिल्ली जो टिफिन दे जाती थी वो भी बंद हो गया। आलोक और उसकी पत्नी कई कई दिनों तक भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़े शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते। एक दिन आलोक की पत्नी ने प्राण त्याग दिए। जब लड़कों ने अपने पिता की रोने की आवाज़ सुनी तो सब के सब नीचे आ गए। आलोक अपनी पत्नी को पकड़ के खूब रो रहा था, पर बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई सिकन ना थी। आलोक रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी सपना को फ़ोन कर दो, कम से कम वो तो अपनी माँ के लिए रो लेगी। तुम लोग तो निर्दयी हो। बड़ी बहू बोली, आपको भी दादाजी ने कहा था तुम लोगों की माँ मरी है, रो लो। आप कितना रोए थे, हम लोगों से छिपा नहीं है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं पद्मा देवी, आलोक की पत्नी, मरणोपरांत अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी भी घर वाले को अंतिम संस्कार के लिए ना दिया जाए। आलोक, पद्मा देवी। पत्र पढ़कर सब खुश हो गए। सब उसको शाबाशी दे रहे थे। वाह मंजली वाह, कमाल कर दिया, 10-20 हज़ार बचा लिए तूने तो। आलोक अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी ना कर पाया। बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्चे को बचाने के चक्कर में अपनी मां के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। सपना को खबर भी नहीं की। आलोक रोता रह गया कि उसकी बेटी सपना को बुला दो, पर लड़कों ने एक ना सुनी। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो वो झटपटा के रह गई। आलोक को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या किया था। ये उसी का नतीजा है। आलोक अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद वो और ज़्यादा बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती, एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर आलोक के कमरे की चौखट पर खसका देते। आलोक खिसक खिसक के चौखट के पास जाता
और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाले आलोक की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शरीर पर गंदे कपड़े, बढ़े हुए बाल और दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून और नाखूनों में भरी गंदगी। ना जाने वो कितने दिनों से नहीं नहाया था। आलोक अगर अपने शीशे में देखता तो शायद पहचान भी ना पाता। एक दिन सपना आ गई। उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, पापा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताना चाहती हूँ कि जिस पिता की जायदाद पर तीन तीन बेटे ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता उन्हीं के घर में एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। बल्कि इसे जीना नहीं कहते, वो तो घुट घुट के मर रहा है। समाज को पता तो चले कि इस शहर के रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितने सुख चैन से रखे हुए हैं। सपना की खरी खोटी सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। सपना और उसके पत्नी मिलकर आलोक को स्नान कराया, उसके कमरे की साफ सफाई करी और भाइयों को आगाह किया कि या तो पापा को आज से ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे या तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। अगर मैं लेकर गई तो इस शहर को बता के जाऊंगी, जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ सलाह कर लो। मैं आज शाम तक पापा के साथ हूँ। तुम सब शाम तक सलाह करके मुझे बता दो। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देख रेख करेंगे। ये कहते हुए बड़े लड़के ने आलोक को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। लड़की और दामाद उसे शाम चले गए। 3 दिन आलोक के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से आलोक को आगरा के पागल खाने में छोड़ने जाना था। शहर के डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। सामान फेंकना, कपड़ों में ही गंदगी करना और तो और रात उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन में हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में बिल्ली है, उसका खाना खा लेते हैं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी को क्या हो गया है? ये कहते कहते वो घड़ियाली आंसू बहाने लगा। डॉक्टर मेहरा आलोक के पारिवारिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब आप रहने दीजिए। आज सुबह से घर में 2 लोगों का सर फोड़ चुके हैं। आज सुबह ही मेरी मिसेज को सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। गनीमत रही कि उसने अपने आप को संभाल लिया। इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे अब बता रहे हो? डॉक्टर मेहरा ने उससे कहा, अब तुम इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा दो, मैं रेफर कर देता हूँ। तुम इनको आगरा ले जाओ। लड़के को यही तो चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहाँ नहीं भेज सकता, वो कोई पागल थोड़ी ही हैं। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने पिताजी को पागल खाने भेज दिया। तुम्हें लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिस हिसाब से तुम आलोक की हालत बता रहे हो, उस हिसाब से तो आलोक पूरी तरह से पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़कर उसको आज ही लेकर जाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी विजेता से कम नहीं हो ही क्यों ना। डॉक्टर मेहरा ने बातों का गोल्ड मेडल जो दे दिया था। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को ही आलोक को आगरा के पागल खाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बड़ी बहू गाड़ी में आलोक के साथ बैठ गए। रास्ते भर आलोक अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहा था। लड़कों ने उसे बताया कि वो उसको दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे हैं। पर जैसे ही आगरा आया
वैसे ही बहू बोली, ना दिल्ली ना बम्बई, आपको आगरा के पागल खाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत अति करते हैं ना आप, इसलिए। पागल खाने का नाम सुनते ही आलोक चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे कि हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर उसकी कोई नहीं सुनता। आलोक पूरी गाड़ी में झटपटाहट करता रहा, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बूढ़े शरीर को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागल खाने के प्रांगण में खड़ी थी। आलोक तेज तेज चिल्ला रहा था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर मेहरा का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने आलोक को दबोच लिया। आलोक रोता रहा, झटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आलोक को रोता बिलखता छोड़ पूरा परिवार वापस आ गया। पूरे शहर वालों से, बिरादरी से और रिश्तेदारों से यही कहा गया कि पापा बहन के यहाँ गए हैं, वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। आलोक को अपने किए की सज़ा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया, उससे भी कहीं ज़्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। वो पागल ना होते हुए भी पागल खाने में बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो आलोक ने उसको अपनी बेटी का फ़ोन नंबर देकर प्रार्थना किया कि इस नंबर पर फ़ोन लगाकर मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ पागल करार करके भर्ती करा गए हैं। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज़ सुनते ही आलोक फपक पड़ा। आलोक ने सारी बातें बता दी। बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त ना हुई। वह उसी समय अपने पति के साथ आगरा के लिए निकल गई। दूसरे दिन जब वो अपने पिता को अपने घर लेकर आई तो आलोक ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। एनाटॉमी विभाग सारी प्रक्रिया की गई। गवाह के तौर पर बेटी और दामाद हस्ताक्षर कर दिए। लड़की ने भाइयों को लताड़ लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि पापा अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी संख्या 15 को बेदखल करके अपनी बेटी के नाम करते हैं। अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है। मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली की जाए। ये नोटिस तैयार हो गई है। पापा जी मेरे साथ हैं। जिनको तुम पागल बनाकर आगरा छोड़ आए थे वो एकदम स्वस्थ हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें। पापा जी की लंबी उम्र हो। वो जब तक इस दुनिया में हैं तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा की उस कोठी का भी लालच नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वहाँ एक बड़ा धर्मशाला बने। इसलिए 3 दिन में कोठी खाली की जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने ये भी लिखा है कि धर्मशाला तैयार होने के बाद एक एक कमरा नालायक बेटों को किराए पर दे दिया जाए। अगर वो हर महीने का किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हों तो। ये सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े दिन बाद ही आलोक की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। आलोक पद्मा देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ। उसकी ट्रस्टी बेटी को बनाया गया। आलोक के तीनों बेटे किराए के मकानों में आज भी भटक रहे हैं। अंत समय में आलोक अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन उसने अपने बेटे को सबक सिखाकर एक मिसाल पेश की। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें।
ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।